मगरमच्छ के आंसू की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज की वीडियो में वो कहावत मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्लिप को बहुत ही ध्यान से देखना। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को गलती के ऊपर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने तब निकाल के दे दिया। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। मगरमच्छ के आंसू की कहावत जो वो यहाँ पे सटीक बैठती है, क्योंकि ये लड़की अपने आंखों से जो आंसू बहा रही है वो एक्चुअल में मगरमच्छ के आंसू है। ये लड़की अपने पति के जाने के गम में नहीं रो रही, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए। और यहाँ पे कैमरा शुरू है, बस इसी वजह से यहाँ पे वो बिलक बिलक कर रो रही है ताकि इसके ऊपर किसी का शक ना जाए। और इसका प्लान जो वो सक्सेस भी हो जाता है, जहाँ पे घर वाले इसके पास आकर इसको शांत करने की कोशिश करते हैं। पूरा गांव जो वो इस लड़की के साथ खड़ा होता है कि इस लड़की की अभी भी शादी हुई थी और यहाँ पे उसके हस्बैंड की इतनी जल्दी डेथ भी हो गई, यानी कि भरी जवानी में ये लड़की विधवा हो गई। ऐसी वैसी बातें यहाँ पे गांव के अंदर चलने लगते और पूरा गांव जो वो इस लड़की के साइड से खड़ा हो जाता है। लेकिन तब तक जब तक गांव वालों को इस लड़की की असलियत पता नहीं थी। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि इसने इतना बड़ा कांड किया कि इस लड़की के माँ बाप भी इससे जो वो नफरत करने लगे। अब आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्या काम किया और क्या है पूरी कहानी, क्यों ये लड़की यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इतना बिलक बिलक के रो रही है, जानेंगे ये पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को जो वो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बेहतरीन कहानी आज मैं आपने लेकर आया हूँ। तो इस कहानी का नाम है पत्नी बनी काल। दोस्तों, कोई भी क्राइम जो वो अचानक से नहीं होता। उस क्राइम की कहानी जो वो सालों पहले लिखी जा चुकी होती है। इस क्राइम की कहानी जो वो 1 अप्रैल 2015 में लिखी जा चुकी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रियंका नाम की एक लड़की से, जिसके 15 साल की उम्र में ही देवकृष्ण नाम के लड़के से शादी कराई जाती है। अब ये एक चाइल्ड मैरिज थी। आज भी हमारे देश के अंदर कुछ छोटे छोटे गाँव है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज चलती है। सरकार ने भले इसके ऊपर रोक लगा दी हो, लेकिन आज भी गाँव के अंदर कुछ ऐसे पुराने ख्यालात के लोग हैं जो अपने बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर देते हैं। अब यहाँ पे देवकृष्ण और प्रियंका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 15 साल की उम्र में प्रियंका की शादी जो वो देवकृष्ण के साथ कर दी गई थी। अब यहाँ पे ये दोनों इतने भी मैच्योर नहीं थे कि एक दूसरे को पसंद कर सके या फिर अपनी पसंद अपने घर वालों को बता सके। अब इस चाइल्ड मैरिज में कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे शादी जो वो बचपन में ही कराई जाती है, लेकिन जब लड़की बालिग होती है, यानी कि 18 साल की होती है, तब उस लड़की को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। अब इस कहानी के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। 15 साल की उम्र में शादी होती है और यहाँ पे 18 साल तक ये लड़की जो वो अपने माँ बाप के पास रहती है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रियंका की उम्र 18 साल की हो जाती है, तो यहाँ पे उसके फैमिली उसे उसके ससुराल भेजने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रियंका जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, यहाँ पे उसे ये बातें जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी शादी जो वो उसके मर्जी के खिलाफ की गई थी। यहाँ पे वो अपने माँ बाप से ये बात कहती भी थी कि उसे देवकृष्ण जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप जो वो दुनिया के डर से, गाँव वालों के डर से यहाँ पे अपनी बेटी को मजबूर कर देते हैं अपने ससुराल जाने के लिए। दोस्तों, गांव जो वो काफी छोटा होता है। अगर मान लो किसी के घर के अंदर अगर बर्तन भी गिर जाए, तो उस बर्तन की आवाज जो वो आधे गांव वालों को सुनाई देती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, तो यहाँ पे गांव वालों को ये बात पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगती। और गांव के लोगों के अंदर सम्मान और इज्जत का डर हमेशा लगा रहता है। और इसी डर की वजह से यहाँ पे प्रियंका की फैमिली उसे उसके ससुराल भेज देती है, जबकि प्रियंका को देवकृष्ण यानी कि उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब यहाँ पे बात करते देवकृष्ण के बारे में, तो वो एक बहुत ही सीधा और सादा लड़का था, जिसकी जिंदगी में बचपन से स्ट्रगल आया था। जब वो 2 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो जाता है और यहाँ पे कम उम्र में ही उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। और देवकृष्ण के घर में उसके अलावा उसकी एक माँ और एक छोटी बहन भी थी, जिस वजह से इन दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे देवकृष्ण के ऊपर थी। और इसी वजह से उसने कम उम्र में ही काम करना शुरू किया था। देवकृष्ण यहाँ पे गरम मसाले के बिजनेस का काम करता था, जहाँ पे शहर जाकर वो गरम मसाले लेकर आता था और आसपास के गाँव में घूमकर यहाँ पे उन गरम मसालों को बेचता था। यानी कि एक बहुत ही कम कमाई वाला काम यहाँ पे वो करता था। और ये भी एक सबसे बड़ी वजह थी कि प्रियंका यहाँ पे देवकृष्ण से नफरत करती है। लेकिन अब यहाँ पे देवकृष्ण से नफरत करने के लिए सिर्फ इतनी एक वजह उसके लिए काफी नहीं थी। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी वजह थी, जिस वजह से प्रियंका यहाँ पे देवकृष्ण के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। अब वो वजह क्या है, ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे समाज के डर से प्रियंका के फैमिली जो वो प्रियंका को ससुराल भेज देती है। अब यहाँ पे प्रियंका जो वो ससुराल आती है 2020 में। अब यहाँ पे प्रियंका जैसी ससुराल आती है, तो कुछ टाइम तक यहाँ पे चीजें जो वो काफी नॉर्मल होती है। लेकिन
कुछ टाइम के बाद देवकृष्ण यहाँ पे नोटिस करता है कि प्रियंका जो वो बार बार किसी से फोन पे बात करती है और उसका फोन जो वो हमेशा लॉक रहता है और अपने उस फोन को वो किसी को हाथ भी लगाने नहीं देती। अब ये बातें नजर आने के बाद देवकृष्ण प्रियंका के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो किसी से घंटों तक फोन पे बातें करती है। अब एक दिन देवकृष्ण प्रियंका के पास जाता है और उससे यहाँ पे ये सवाल पूछता है कि तुम इतनी देर तक किससे फोन पे बातें करती हो और तुम्हारे फोन को किसी को हाथ लगाने तुम क्यों नहीं देती और तुम्हारा फोन हमेशा लॉक क्यों रहता है, क्या है इसके पीछे का रीजन और तुम किससे बातें करती हो, तुम्हारा फोन मुझे चेक करना है। लेकिन यहाँ पे प्रियंका साफ मना कर देती है। यहाँ पे वो अपना फोन देवकृष्ण को देने से मना करती है और वो कहती है कि ये मेरी प्राइवेसी है। लेकिन इसी बात की वजह से प्रियंका जो वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि देवकृष्ण जो वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, वो यहाँ पे किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था, जिस वजह से वो इस बात को भूल जाता है और यहाँ पे वो प्रियंका को शांत रहने के लिए कहता है। अब यहाँ पे कुछ वक्त तक तो प्रियंका जो वो ज्यादा फोन यूज नहीं करती, लेकिन एक दिन देवकृष्ण की छोटी बहन प्रियंका को किसी से फोन पर बात करते हुए पकड़ लेती है और यहाँ पे वो उससे फोन छीन कर यहाँ पे वो चेक करते हैं कि वो किससे बात कर रही थी और इसी बीच वो व्हाट्सएप चैट्स भी चेक करते हैं जिसके अंदर वो एक लड़के से बात कर रही थी। अब ये बात देवकृष्ण की बहन जो वो सबको बता देती है, यानी कि देवकृष्ण और उसकी माँ को भी बता देती है और यहाँ पे फिर दोबारा से देवकृष्ण जो वो प्रियंका से सवाल पूछता है। आप ये आगे वीडियो देखिए जहाँ पे ये सब लोग मिलकर प्रियंका से सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने देखा प्रियंका किस तरीके से यहाँ पे जवाब दे रही है, उसे किसी भी तरह का यहाँ पे डर नहीं है और वो जो कुछ कर रही है उसका उसे जरा भी पछतावा नहीं है, उल्टा वो देवकृष्ण की फैमिली के ऊपर ही चिल्ला रही है। अब ये झगड़ा होने के बाद प्रियंका जो वो अपने मायके निकल जाती है। अब यहाँ पे कुछ वक्त तक प्रियंका जो वो उसके मायके में ही रहती है, लेकिन अब यहाँ पे देवकृष्ण के आसपास के लोग जो थे वो यहाँ पे पूछने लगते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी कहाँ पे है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि गांव बहुत छोटा होता है, जहाँ पे घर के अंदर कुछ चीजें हो भी जाए तो यहाँ पे पूरे गांव को पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगता। अब यहाँ पे गांव वाले बार बार पूछ रहे हैं और यहाँ पे बदनामी ना हो इस वजह से यहाँ पे देवकृष्ण जो वो दोबारा से ससुराल जाता है और यहाँ पे प्रियंका को लाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियंका आने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसी शर्तें रखती है। वो कहती है कि अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर होगी तो ही मैं आपके साथ आऊंगी। अब उसकी शर्तें कुछ इस तरीके से थी कि उसका फोन कोई चेक नहीं करेगा और घर के पास ही एक ब्यूटी पार्लर बनाया जाए जहाँ पे वो अक्सर पार्लर में जा सके। और तीसरी शर्त ये थी कि वो सुबह कितनी बजे भी उठे उसके ऊपर उसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब यहाँ पे देवकृष्ण जो वो अपनी शादी को बचाने के लिए और गांव के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए यहाँ पे प्रियंका की हर उस शर्त को यहाँ पे मान लेता है और इसी शर्त को मानने के बाद यहाँ पे प्रियंका दोबारा जो वो ससुराल आती है। अब यहाँ पे ससुराल आने के बाद भी प्रियंका की आदतें जो वो नहीं छूटी थी, यहाँ पे वो घंटों तक किसी से फोन पे बातें करती ही रहती थी। अब एक दिन देवकृष्ण को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती और इसीलिए वो प्रियंका का फोन चेक करता है और फोन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक लड़के से बात कर रही है जिसका नाम है कमलेश पुरोहित। ये कमलेश प्रियंका की जाति का होता है और इसकी उम्र 32 साल होती है और सबसे बड़ी मेन बात ये जो वो ऑलरेडी शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे। कमलेश का हाईवे के पास एक ढाबा था और इन दोनों की मुलाकात एक इवेंट में हुई थी जहाँ पे शुरुआत में प्रियंका और कमलेश जो वो एक दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती एक दिन जो वो प्यार में बदल जाती है। अब यहाँ पे प्रियंका को पता है कि कमलेश जो वो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो उसके प्यार में पड़ चुकी थी। यहाँ पे कमलेश और प्रियंका की मुलाकात जो वो प्रियंका के ससुराल जाने से पहले हुई थी। कमलेश जो कि एक अच्छा खासा कमाता था, उसका खुद का ढाबा भी है और इसी बात से यहाँ पे प्रियंका जो वो उसके ऊपर इंप्रेस हुई थी। अब यहाँ पे कमलेश के बारे में पता चलने के बाद देवकृष्ण जो वो दोबारा से उससे इस बारे में सवाल पूछता है और यहाँ पे इन दोनों का दोबारा से झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे प्रियंका जो वो काफी डर जाती है क्योंकि अभी ये बात अगर बाहर पता चली तो यहाँ पे उसकी इज्जत भी जाएगी, उसके घर वालों की भी इज्जत जाएगी और इसी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पे वो एक ऐसा खतरनाक प्लान करती है जो कोई भी एक आम लड़की करने से पहले 10 बार सोचेगी। यहाँ पे अपने इज्जत को बचाने के लिए और कमलेश के साथ पूरी जिंदगी रहने के लिए वो अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाने का प्लान करती है। अब इस बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड कमलेश से भी जाकर बात करती है और अब यहाँ पे तारीख आती है मार्च 2026 जहाँ पे दोनों मिलकर प्लानिंग शुरू करते हैं देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का। अब इसी बीच कमलेश की पहचान का एक शख्स था जो कि मर्डर के केस में जेल से अभी बाहर आया था। उसका नाम होता है सुरेंद्र भाटी जो कि पुलिस के रिकॉर्ड का एक शातिर क्रिमिनल था। अब यहाँ पे दोनों सुरेंद्र से मिलते और देवकृष्ण को रास्ते से हटाने की सुपारी यहाँ पे वो सुरेंद्र भाटी को दे देते हैं। सुरेंद्र भाटी इस काम को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपए प्रियंका से मांगता है। प्रियंका 50,000 उसे एडवांस दे देती है और बाकी पैसे काम होने के बाद दे देने का वादा करती है। अब यहाँ पे प्लानिंग
प्लानिंग की जाती है कि सुरिंदर को घर के अंदर कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रियंका कहते हैं कि रात में जो वो जल्दी खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं, घर का मेन गेट जो वो उसे मैं खुला रख दूंगी, उसी के साथ साथ मेरे बेडरूम का दरवाजा भी मैं खुला रख दूंगी और यहाँ पे बेडरूम के अंदर मैं पूरा अंधेरा कर दूंगी, तो यहाँ पे तुम उसे मारकर चले जाना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरी प्लानिंग हो जाती है और यहाँ पे डेट आती है 4 अप्रैल 2026। ये दिन तय किया जाता है यहाँ पे देव कृष्ण को मारने का। अब यहाँ पे रात में खाना होने के बाद सब लोगों के सोने का प्रियंका इंतजार करती है। अब यहाँ पे सब लोग जैसे ही अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं तो यहाँ पे प्रियंका घर का मेन दरवाजा जो वो खुला रखती है और उसी के साथ साथ अपने बेडरूम का दरवाजा भी खुला रखती है और बेडरूम में अंधेरा कर देती है। अब यहाँ पे प्रियंका जो वो काफी देर तक यहाँ पे उसका इंतजार करती है, लेकिन सुरिंदर उस रात आता ही नहीं। दूसरे दिन जब प्रियंका सुरिंदर से बात करती है और कहती है कि तुम कल रात में आए नहीं, तुम हमें फंसा रहे हो, मेरे जो पैसे तुमको एडवांस में दे वो पैसे तुम मुझे वापस दो। लेकिन यहाँ पे सुरिंदर कहता है कि मैं किसी और काम में फंस चुका था, मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दो, 3 दिन के बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब यहाँ पे तारीख आती है 7 अप्रैल 2026। अब यहाँ पे भी सबके सोने के बाद प्रियंका जो वो मेन गेट खोल देती है। अब यहाँ पे घर के सामने अंधेरे में सुरिंदर और कमलेश रुके हुए होते हैं। जैसे प्रियंका के द्वारा गेट खोला जाता है तो यहाँ पे सुरिंदर जो वो घर के अंदर जाता है और कमलेश जो वो घर के बाहर रुकता है, ताकि अगर कोई आए तो यहाँ पे वो उसे अंदर इत्तला कर सके। यहाँ पे सुरिंदर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है वो बेडरूम के अंदर जाता है। बेडरूम के अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है और वहां पे बेड के ऊपर देव कृष्ण सोया होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ होता है वो यहाँ पे इंसानियत को पूरी तरह से तार तार कर देता है। उसके सुरिंदर के हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार था और उस हथियार से देव कृष्ण के सर के ऊपर वो इतना जबरदस्त वार कर देता है कि यहाँ पे सुरिंदर के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, यानी कि उसे वक्त ही नहीं मिलता मुंह से आवाज निकालने के लिए। बेचारा वो नींद में होता है, दिन भर थक हार कर अपना काम खत्म करके अपनी फैमिली की जिम्मेदारी पूरी करके वो थक हार कर सोया था और उसके सर के ऊपर इतना जोर का वार होता है कि यहाँ पे उसके सर पे 12 इंच का घाव हो जाता है। दोस्तों अब सोचिए 12 इंच का घाव हुआ मतलब कि यहाँ पे कितनी ताकत से मारा होगा और ये सब कुछ जो वो प्रियंका की आंखों के सामने हुआ। अब यहाँ पे मारने के बाद सुरिंदर जो वो घर से बाहर निकल जाता है और घर के अंदर एंट्री होती है कमलेश की। अब जैसे ही कमलेश बेडरूम के अंदर आता है तो यहाँ पे दोनों कुछ वक्त उस बेडरूम में एकांत में बिताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पति की लाश जो वो बेड पे पड़ी हुई है और यहाँ पे दोनों बेडरूम के अंदर अकेले बैठे हुए हैं। अब उस वक्त दोनों क्या कर रहे थे इसका कोई भी खुलासा जो वो किसी आर्टिकल में मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे गहराई में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ देर के बाद जो वो कमलेश प्रियंका का हाथ मुंह बांध कर वहां से निकल जाता है। अब कमलेश के जाने के बाद से यहाँ पे प्रियंका जो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसकी आवाज सुनकर उसकी सास और ननद वहां पे आ जाते हैं और आसपास के लोग भी घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे ही घर के अंदर आते हैं और बेडरूम का वो माहौल देखकर यहाँ पे जो वो पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। अब यहाँ पे गांव वाले जो वो सबसे पहले प्रियंका के हाथ पैरों को छुड़वाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और यहाँ पे प्रियंका कहती है कि 2-3 लोग जो वो घर के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पे उन्होंने मेरा हाथ पैर बांधा और उन्होंने कहा कि अगर मैं जरा भी हिली तो यहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे। और यहाँ पे उन्होंने इधर उधर चीजें ढूंढना शुरू की और यहाँ पे जो कुछ उन्हें मिला और यहाँ से वो लेकर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे देव कृष्ण के ऊपर हमला किया और उसे मार दिया। और ये कहते हुए यहाँ पे वो जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगती है। अब यहाँ पे जो कुछ कहानी वो बताती है तो इसके ऊपर सबको यकीन होता है और गांव वाले भी इसकी बात पे यकीन करने लगते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ पे प्रियंका ने कहा था उसी के बेसिस पे यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कुछ बातें यहाँ पे प्रियंका कह रही है और जो कुछ घर के अंदर हुआ है उसमें काफी फर्क है। जैसा कि प्रियंका ने कहा कि घर के अंदर चोरी हुई है और यहाँ पे उन्होंने कबर्ड खोला और उसके अंदर जो कुछ मिला वो सब वो लेकर चले गए, लेकिन पुलिस वाले जब बेडरूम में जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो यहाँ पे उन्हें कुछ और ही नजर आता है। जैसे मानो यहाँ पे जिसने भी चोरी किए उस बंदे ने कपड़े जो वो उठाकर यहाँ पे जमीन पर रख दिए, जो कपड़े हैंगर से लटकाए हुए थे उन कपड़ों को भी निकालकर यहाँ पे जमीन पर रख दिया गया है, यानी कि फेंका नहीं है बल्कि रखा गया है। अब यहाँ पे जो कोई चोर होगा वो इस तरीके से वो काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ा मेन डाउट ये आता है कि यहाँ पे उन्होंने कमलेश को क्यों मारा, और अगर उन्हें कमलेश को मारना ही होता तो वो एक ही गांव में इतना जोर का वार नहीं करते, क्योंकि चोर का हमेशा पहला टारगेट होता है कि चोरी करके भागने का, तो यहाँ पे वो इतना बड़ा क्राइम तो नहीं करेगा। इस वजह से पुलिस वाले इसे एक अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते। सबसे पहले यहाँ पे वो प्रियंका की सीडीआर चेक करते और इसी सीडीआर के दौरान उन्हें एक ही नंबर जो वो बार बार नजर आता है और वो नंबर होता है कमलेश पुरोहित का। अब यहाँ पे जिस दिन वारदात हुई उसी दिन कमलेश का फोन भी क्राइम सीन के नजदीक एक्टिव था और उसी क्राइम सीन के ऊपर से उसने एक नंबर पे कॉल किया था जो कि था सुरेंद्र भाटी का।
और अब यहाँ पे जब सुरेंद्र भाटे का रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये एक सीरियल किलर है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को सारा खेल समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो सबसे पहले उठाते हैं यहाँ पे प्रियंका को। अब यहाँ पे जैसे वो प्रियंका को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और उससे इंट्रोगेशन करते हैं तो यहाँ पे प्रियंका जो वो इस केस को जो और भी भटकाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जो कुछ बता रही है यहाँ पे क्राइम सीन से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। और यहाँ पे पुलिस वाले काफी कोशिश करने के बाद भी प्रियंका अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ पे प्रियंका के मुंह से ये सच उगलवाना था। अब यहाँ पे पुलिस वाले एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाले प्रियंका के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा चक्कर जो वो कमलेश के साथ चल रहा था और तुमने कमलेश के साथ मिलकर ही अपने पति को मारा है और यहाँ पे तुमने अपने पति को मारने के लिए सुरेंद्र भाटी को सुपारी दी थी। हमने सुरेंद्र भाटी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया और उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है और उसने तुम्हारा नाम भी बता दिया है। अब ये बात सुनने के बाद प्रियंका जो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और यहाँ पे वो पूरी सच्चाई बता देती है। अब यहाँ पे पुलिस वालों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि तुमने आखिरकार अपने हस्बैंड को क्यों मारा। अब यहाँ पे प्रियंका कहते हैं कि मुझे मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो काला है। जी हाँ दोस्तों, इस मर्डर के पीछे सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि यहाँ पे देवकृष्ण वो कम कमाता है, कि सबसे बड़ा रीजन ये था कि देवकृष्ण जो वो काला है, उसका कलर और मेरा कलर जो वो मैच नहीं करता और बस इसी वजह से यहाँ पे देवकृष्ण जो वो मुझे पसंद नहीं था और मुझे कमलेश पसंद था, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब इस बारे में देवकृष्ण की फैमिली को जब पता चलता है तो देवकृष्ण की फैमिली भी कहती है कि हाँ, जब भी इन दोनों का झगड़ा होता था तो यहाँ पे प्रियंका जो वो देवकृष्ण से कहती थी कि तुम काले हो, तुम मुझे सूट नहीं करते, मैं तुम्हें तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। ये बातें हमेशा से इन दोनों के झगड़े में होती थी और यही सबसे बड़ा रीजन था जहाँ पे प्रियंका ने अपने हस्बैंड की जान ली। दोस्तों अब यहाँ पे देवकृष्ण जो वो दिन भर मेहनती का काम करता था, जहाँ पे वो बाहर जाकर मसाले लेकर आता था और इसी वजह से यहाँ पे उसके हाथों में हमेशा मिट्टी लगी होती थी या फिर उसके हाथों से मसालों की खुशबू आती थी। जहाँ पे वो दिन भर गांव-गांव घूमकर यहाँ पे मसाले भी बेचता था, जिस वजह से यहाँ पे धूप में काम करने की वजह से उसका रंग जो वो थोड़ा सा सांवला हो चुका था और यही बात जो वो प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक और से यहाँ पे देवकृष्ण जो वो कम कमाता है और यहाँ पे वो काला है, बस इसी वजह से यहाँ पे उसने अपने हस्बैंड को रास्ते से हटा दिया। अब यहाँ पे पुलिस वालों ने जो वो एफआईआर दर्ज किया और प्रियंका को अरेस्ट किया और प्रियंका के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड यानी कि कमलेश पुरोहित को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वाले सुरेंद्र को अभी तक ढूंढ रही है और सुरेंद्र अभी तक फरार है। दोस्तों इस केस के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों इस लड़की ने ऐसा किया। अगर उसे उसका हस्बैंड पसंद नहीं था तो यहाँ पे उसने उसे तलाक देना चाहिए था, डाइवोर्स देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वो प्रियंका वो भी नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पे उसे देवकृष्ण की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। अगर वो डाइवोर्स लेती तो उसे वो हिस्सा नहीं मिलता। अगर यहाँ पे वो उसे मार देती है तो यहाँ पे वो डाइवोर्सी बनकर उसी घर के अंदर रहेगी जहाँ पे उसे उसके प्रॉपर्टी भी मिलती, जो कि इधर उसका कमलेश के साथ जो प्यार चल रहा था चुप चुप के, वो प्यार भी वो कंटिन्यू कर सकती थी। बस इसी वजह से यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को जो वो डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी क्राइम जो वो अचानक नहीं करता बल्कि उसकी नींव जो वो बहुत पहले ही रखी जा चुकी होती है और इसकी नींव रखी जा चुकी थी 2015 में, जहां पे इन दोनों की मर्जी के खिलाफ यहाँ पे शादी की। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे ये हो गई कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुई, जहां पे इस लड़की के खिलाफ यहाँ पे शादी कराई गई। और उसके बाद सेकंड गलती तब हो गई जब ये लड़की बालिग हो गई और वो कहती है कि मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन घर वाले यहाँ पे समाज के डर से उसे जबरन उसके ससुराल भेज देते थे। अगर उसी वक्त उसके फैमिली ने अगर कोई एक्शन लिया होता तो आज यहाँ पे देवकृष्ण जो वो जिंदा होता। दोस्तों इस कहानी के अंदर जो अगर गलतियां निकालनी चाहे तो बहुत सी गलतियां निकल सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ी मेन गलती ये होती है कि लोग जो वो आसपास के लोगों से डरकर, समाज से डरकर यहाँ पे अपनी जिंदगी के साथ जो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और यही कॉम्प्रोमाइज जो वो एक बहुत ही बड़े क्राइम का रीजन बनता है। तो ये कहानी भी जो वो हमें भी एक सीख देती है, अगर हमें किसी के साथ नहीं रहना है, किसी के साथ हमारा नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हम उसे तकलीफ दिए बगैर उसकी जिंदगी से चले जाए, ये बेहतर होता है, ना कि उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे एक नई कहानी के साथ जिसके अंदर सस्पेंस हो, क्राइम हो, इन्वेस्टिगेशन हो। तब तक के लिए सेफ रहिए, किसी को तकलीफ ना दीजिए। थैंक यू सो मच।